हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो दोस्तों हमारी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होना है 16 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस का, और 16 के अलावा 17 को भी होना है और सब्जेक्ट का। तो दोस्तों हम यहाँ पे 16 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 16 को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो 16-17 दोनों को ही जो एग्ज़ाम होना है उसमें 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के जो सबके सिमिलर आने वाले हैं उसका प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे दोस्तों कर रहे हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके अलावा 6 प्रैक्टिस सेट भी हम कर चुके हैं, उन्हें भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दिन कम बचे हैं दोस्तों, तो अब हम एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट करेंगे क्योंकि हमें पूरे 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। तो आज आपको 7 और 8 ये दोनों प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और 6 तक हम कर चुके हैं, तो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गैस का योगदान वैश्विक ऊष्मन में सर्वाधिक होता है। वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्रीन हाउस गैस एक तरीके से पूछ रहा है कि जो ऊष्मा को बढ़ाने यानी तापमान को बढ़ाने में सहायक है। तो पूछ रहा है क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि CO2। ठीक है, समय कम है दोस्तों, हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, इसलिए हम यहाँ पे केवल ऑप्शंस को लेंगे, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि राइट आंसर ही मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि ताकि जल्दी से आपका ये प्रैक्टिस सेट हो जाए। आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन 30 में से सही हुए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम की किस विधि में विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करना मुख्य प्रयोजन होता है। तो ये होता है आपकी ऑप्शन नंबर सी, फिश बाउल टेक्निक में, जो फिश बाउल रणनीति होती है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, कौन सी विशेषता नहीं है। तो व्यक्तिनिष्ठता क्या है, इसकी उत्तम विशेषता नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मात्रात्मक शोध को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मात्रात्मक शोध को। तो संरचित उपागम भी इसको कहा जाता है। अगला देखते हैं, मापन की निम्नलिखित मापनियों का सबसे अधिक सरल व अधिक विकसित क्रम में इन्हें हमें क्या करना है, जमाना है या रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि सबसे पहले आएगा नामित, उसके बाद आएगा क्रमिक, ठीक है, उसके बाद आएगा अंतराल और लास्ट में आएगा अनुपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार, सामूहिक प्रश्नावली, ये किसके उदाहरण हैं। तो ये प्राथमिक शोध के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये पूछ रहा है जल प्रदूषक के गैर बिंदु स्रोत कौन से होते हैं। गैर बिंदु स्रोत पूछ रहा है, जल प्रदूषण के 2 स्रोत होते हैं, एक बिंदु स्रोत और एक गैर बिंदु स्रोत। बिंदु स्रोत वे होते हैं जिन्हें पहचानना आसान होता है, जैसे किसी भी औद्योगिक इकाई से सीधे कोई नाला जुड़ा हो या किसी इस तरीके का नाला, सीवर का नाला जुड़ा हो। ठीक है, और गैर बिंदु स्रोत वे होते हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है, जैसे कि कहीं से खेतों से या किस तरीके से रिस कर कोई केमिकल या जो कीटनाशक का प्रयोग किया था वो जलाशयों में मिल जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी, सी और ई। बी, सी और में देख लेते हैं क्या था। तो विस्तृत हो जाएगा, प्रासंगिक हो जाएगा, और ई अनुवीक्षण में कठिनाई, जिसके अनुवीक्षण में कठिनाई होती है। ये विशिष्ट स्थिति और अभिज्ञेय ये दोनों किससे हो जाएंगे, बिंदु स्रोत से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन वाहन जन्य प्रदूषण नहीं है, यानी कि वाहनों से नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, CFC, ये वाहनों से नहीं बल्कि रेफ्रिजरेटर और शीतलक आदि से होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, एक मॉडेम का उपयोग तार के द्वारा इंटरनेट उपयोग करने हेतु किया जाता है। मॉडेम का अभिप्राय क्या होता है। तो मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है। तो ये होता है सुपर कंप्यूटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है 1 GB मेमोरी इकाई किसके बराबर है। 1 GB पूछ रहा है किसके बराबर है। तो ये हो जाएगी दोस्तों 1 GB जो मेमोरी है वो 1024 मेगाबाइट के। आई होप आपने ये सारी चीज़ें याद ही कर ली होंगी कि किस तरीके से इसे निकालना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस क्या नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें से क्या नहीं हो जाएगा, प्रिंटर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
कंप्यूटर नेटवर्क के आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस का साइज़ कितना होता है? तो ये होता है 32 बिट। ठीक है, कितना होता है? 32 बिट होता है। और आईपी वर्जन 6 कितना होता है? तो ये होता है 128 बिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है? सांविधिक निकाय पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक आयोग पूछा गया है। संवैधानिक, माफ कीजिएगा दोस्तों, सांविधिक पढ़ दिया मैंने इसको। संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग मतलब जिसका वर्णन किस में दिया गया है? जिसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो ये और ये दोनों सांविधिक आयोग है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन जो ये है ये संवैधानिक आयोग है। इसका वर्णन आर्टिकल 324 में संविधान में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। किस प्रकार के आमों में बीज नहीं होती? तो ये सिंधु में बीज नहीं होती। ये रत्ना और मुझे लग रहा है कि अल्फांसो, इन दो आमों को क्रॉस करके नई एक किस्म बनाई गई जिसमें बीज नहीं होती, इसका नाम है सिंधु। अगला है केलकर समिति किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 17। किस वायसराय के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 जो है वो पारित हुआ था? तो किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन को ही के कार्यकाल को आयोगों का काल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्रता से पूर्व के दिनों के आरंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था दोस्तों? एम.एन. रॉय ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे टॉमस रैले। ठीक है, इसको विश्वविद्यालय आयोग नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित युग्मों का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है बताना है आपको। तो इसमें से ताज बेगम ये ठुमरी ठप्पा से संबंधित नहीं है, ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत पाक के मध्य शिमला समझौता किस वक्त हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में श्री भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। उस समय ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे भारत और पाकिस्तान का। इनके समय में ये समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्थानीय सरकार की क्या संस्थाएं हैं? ठीक है, इनका स्थानीय सरकार की संस्थाएं के बारे में पूछ रहा है, तो ये कर लगा सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कर लगा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये हसरत मोहानी ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, सैफ महिला चैंपियनशिप विजेता नेपाल, ये सही नहीं है। इसका विजेता कौन था? तो ये था बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका विजेता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है, सही नहीं है बताना है। ठीक है, सही नहीं है बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 5वें स्थान पर नहीं था, बल्कि किस क्रम पे था दोस्तों? तो ये 7वें क्रम पे था। उत्तर प्रदेश इस पदक तालिका में 7वें क्रम पे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पहली स्वदेशी नई पीढ़ी की विक्रमरोधी मिसाइल का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है दोस्तों? आपको बताना है। तो उसका 26 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, रुद्रम। रुद्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27 कह रहा है सूची 1 से सूची 2 को हमें मिलाना है। ये बताना है कि इस समय कौन किस पद पर कार्यरत है। नई नई नियुक्तियों से ये संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं हम, जो के संजय मूर्ति हैं, ये कौन से पद पर हैं दोस्तों? आपको बताना है। तो ये हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संजीव खन्ना कौन है? तो ये भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कनक राजू कौन है? तो ये कुडीसी नृत्य गुरु हैं। और आशीष खन्ना IAS के महानिदेशक हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? वनावरण
की स्थिति बतानी है आपको और प्रतिशत की दृष्टि से यहाँ पे बतानी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, यूटी है, संक्षेप में से बताना था। अगला है 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं होगा, इसमें से सी सही नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ हैं। इसके अलावा ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लीला सेठ की जगह फातिमा बीबी, यहाँ पे क्या होगा आंसर, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है वो पहली महिला जो थी न्यायाधीश थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इनमें से ये भी सही सुमेलित है, ये भी, इसमें से ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। चौरा चौरी कांड ये 6 फरवरी को ना होकर 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 भी आज ही करेंगे दोस्तों। तो आप सारे प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, बाकी भी हमने चैनल पर अपलोड कर लिए हैं। और इस तरीके से अब आपको आने वाले दिनों में रोज़ 2 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। तो शाम तक आपको दोनों प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, एक सुबह और एक शाम को, या मैं दोनों ही एक साथ करने की कोशिश करूँगी। तो शाम तक आपको दोनों प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। मन लगाकर अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के नमस्कार।